एवरीवन। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ MCQ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सॉल्व करते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपके सामने ये सब कुछ क्वेश्चन हैं। तो आज जो है वो MCQ पार्ट 1 वीडियो है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड हम लोग अभी पार्ट 1 वाला जो है वो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला है, हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। 4 ऑप्शन है, मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। किसमें से क्या बोला है क्वेश्चन में, बैंड गैप मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ऑलवेज होता है इंसुलेटर। ठीक है, याद रखना है। तो बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में उससे कम और मेटल में 0 बैंड गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाइम टेकन बाय, ओके क्वेश्चन नंबर 2 की जरूरत है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज हाई। कब होगा हाई? इफ ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव हैज लॉन्ग फोकल लेंथ एंड आईपीस हैज शॉर्ट फोकल लेंथ। बोथ ऑब्जेक्टिव हैज शॉर्ट, ओके, लॉन्ग और शॉर्ट किसका, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बारे में बोला। अब सबसे पहले ये चीज देखो कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है FO/FE, यानी कि FO ज़्यादा होना चाहिए और FE कम होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, लॉन्ग फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का शॉर्ट, ऑप्शन ए। क्लियर, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4, यस, टू सिमिलर मैग्नेट्स मैग्नेटिक मोमेंट M1 एंड M2, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 M2 आर टेकन एंड वाइब्रेट इन ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर विथ देयर लाइक पोल्स। फर्स्ट वन इज, एक है लाइक पोल, सेकंड में क्या बोला है, अनलाइक पोल टुगेदर। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड इज हाफ, दोनों का जो वाइब्रेशन करेगा उसका जो रेशियो है टाइम पीरियड का वो हाफ है, देन द रेशियो ऑफ M1 बाई, ठीक है। इसके लिए जो M1 बाई M2 में यहाँ पे कर रहा हूँ, M1 बाई M2 जो है वो होता है टाइम के स्क्वायर, ठीक है, T2 प्लस T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। समझ में आया? अब इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखेंगे T2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड का रेशियो दिया है, तो इस फॉर्म में देने से T1 बाई T2 ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करने अगर हम लोग देखेंगे 1/4 बाई 1 माइनस 1/4, तो इसका आंसर आता है 5/3, ठीक है, बी विल बी द आंसर। तो तुम्हें याद कौन सा रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल, ठीक है, इन केस ऑफ वाइब्रेशन इन मैग्नेटोमीटर। ओके, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, यस, अब देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ना मैंने रेजिस्टेंस देके करवाया यहाँ पे इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। और ये कौन सा पॉइंट, ए एंड बी कौन सा है, ये है ए, ये है बी, यानी कि ऑपोजिट डायगोनल, ठीक है। जस्ट याद रखो, ऑपोजिट डायगोनल के केस में ऑप्शन होता है 6/5। इन केस में अगर इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर तुम्हें याद है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग एक लेंगे, फिर इसके अक्रॉस में करंट को पास करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये मेरे वीडियो पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है विथ क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ याद रखो 6/5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। टू चार्ज पार्टिकल ट्रेवर्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ कॉम्प्लीटली इन ऑपोजिट सेंस, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हेलिकल, एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, एक का डायरेक्शन ऐसे है तो और एक का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ओके फाइन। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 K कैप, जो K कैप यानी कि Z एक्सिस में है। अब क्या बोला है, दे मस्ट हैव इक्वल चार्ज,
मस्ट सेटिस्फाई द रेशियो, ये वाला दे मस्ट हैव इक्वल जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटा यानी कि मोमेंटम, एंड दे नेसेसरी रिप्रेजेंट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, ऐसा कुछ है। अभी देखते हैं क्या है। अगर हम लोग को पता है कि जो हेलिकल वाला पाथ है उसका जो फॉर्मूला है Q/m, अगर हम लोग थोड़ा याद रखेंगे 2 पाई v cos थीटा आता है उसमें, ठीक है, बाय बी पी। क्लियर है? पी क्या है? पी पिच है, अगर तुम लोग को याद है तो पी इज द पिच। ओके ओके, नाउ सी दिस इज व्हाट Q/m। अब ये Q/m किसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है? मेनली ये डिपेंड करता है कॉस थीटा के ऊपर, है ना। बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा, बट कॉस थीटा के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली Q/m जो है एक के लिए हो जाएगा Q/m1 और एक के लिए हो जाएगा -Q/m2। अब ये इस साइड में आएगा तो ये ऑप्शन मैच करवाएगा कि नहीं, देखो। तो दिस इज द आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डेफिनेशन भी आ सकता है, ठीक है, देख के जाओ कैसे करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1, ये एक स्मॉल रेडियस R1 है, इसके ऊपर और एक रेडियस वाला है R2, R1 लेस देन R2। अब प्लेस्ड कोएक्सियल विद द सेंटर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा इस एलिमेंट का, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग को फाई इक्वल टू MI हम लोग को पता है, तो B2 कितना हो जाएगा सर्कुलर के लिए, म्यू नॉट I2 बाई 2R2। अगर हम लोग को पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई I बाई R, यहाँ से पाई पाई कटेगा, 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, ये है। अब हम लोग को क्या पता है, फाई इक्वल टू B2, फाई इक्वल टू B2 इंटू पाई R स्क्वायर एरिया, है ना। तो इसको अगर हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पे, देखो I2 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब देखो इसको सजाना है, पाई 1 इक्वल टू म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2 इंटू I2। अब हम लोग को क्या पता है, फाई इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी फाई इक्वल टू MI, तो ये हो जाएगा M, दिस इज M, है ना। तो M किसके साथ मैच हो रहा है, देखो तो ऑप्शन डी, इज इट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, करेक्ट, दिस इज द आंसर। ठीक से देख लो, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ला किसका यूनिट है? टेस्ला बी का यूनिट है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा, फ्लक्स भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल स्लिट हुज विड्थ a, ठीक है। अच्छा, d इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द इर्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर तुम्हें याद है सेंट्रल मैक्सिमा ट्वाइस होता है इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, 2 लैम्डा d बाई d या फिर a, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ट्वाइस हो जाता है, ठीक है, इजी है एकदम। नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला है नंबर 10 में, देखो बोला है 4 पॉइंट दिया है ABCD, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना है, देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन, कौन सा सही होगा। अब देखो एक चीज याद रखो, जो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, यानी कि A B और C पॉइंट में 0, ठीक है। अच्छा, D पॉइंट का क्या है, D पॉइंट देखो ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे क्या ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी, याद रखना है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा डी में सभी से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए शायद, यस ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए मिल रहा है, बाकी सब में 0 और डी वाला है जो सबसे बड़ा है, क्लियर है। नेक्स्ट, यस दिस इज वंस अगेन इंपॉर्टेंट। अब फिगर को देखो, इनपुट सिग्नल जो है ये -5 से फिर यहाँ पे 0 वोल्ट फिर +5 जा रहा है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा एक डायोड जो फॉरवर्ड बायस में है, नहीं फॉरवर्ड बायस में नहीं है, ये एक्चुअली ये साइड P है, ये साइड N है, ठीक है। अब
RL के अक्रॉस में कौन सा मिलेगा। अब देखो ये अगर पास होता है ये पूरा इनपुट हम लोग का, तो ये वाला कौन सा अलाउ करेगा, पी साइड से पास हो रहा है, दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ओनली दिस मच, इतना तक पास करेगा, ये वाला पास नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इतना, यानी कि 0 to 5 वोल्ट, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 12, convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the lens, यानी कि μ1 इक्वल टू μ2, है ना। तो हम लोग को क्या पता है 1/f इक्वल टू ये जो म्यू बैठता है यहाँ पे μ2 माइनस μ1 माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 को छोड़ो, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होने से एक कट जाएगा, दैट मीन्स 1 आएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1/f इक्वल टू 0, तो f कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, बिकम्स इनफाइनाइट। क्लियर है, किससे किया हम लोगों ने, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, याद रखना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस टॉपिक से एकदम कॉन्फर्म लिख लो, एक क्वेश्चन आएगा ही, इसका डेरिवेशन भी आने का चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, असर्शन देखो, when UV light is incident on a photocell, its stopping potential V naught and the maximum kinetic energy of photoelectron is kmax. Okay, when the UV light is replaced by X-ray, both V naught kmax increases. पहले क्या है UV, अब क्या आया X-ray, अब अल्ट्रावायोलेट X-ray, क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो एनर्जी अगर बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगा, हम लोग को पता है। तो असर्शन ट्रू है, ठीक है। अब रीजन को देखना है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द इंसिडेंट। नहीं, जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा बच्चों, दैट मीन्स सी हो जाएगा। तो याद रखें ये स्पीड कभी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉल्स, आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला है, सर्किट कंटेनिंग हाई कैपेसिटी कैपेसिटर्स चार्ज टू हाई वोल्टेज शुड बी हैंडल विद कॉशन इवन व्हेन द करंट इन द सर्किट स्विच ऑफ। यस, क्योंकि वो स्टोर करता है, क्या करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, तो तुम्हें शॉक लगने की चांसेस है, तो दिस इज ट्रू। When isolated capacitor is touched by hand or any other parts of human body, there is an easy path to the ground. Yes, that is why वो डिस्चार्ज करते हैं, है ना, स्टोर करके डिस्चार्ज करते हैं, दिस इज ट्रू। अब ये इसका जो है उसको समझा रहा है, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। चलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्विक एक रिविजन हो जाएगा। 15 नंबर में क्या बोला है देखो, वी कैनॉट गेट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स फ्रॉम white slit illuminated by monochromatic. We cannot get a diffraction pattern from a white slit. Yes, white slit से तो नहीं होगा क्योंकि एक कंडीशन है डिफ्रैक्शन होने का, slit must be of the order of wavelength. तो क्या है, but it is true illuminated by monochroma we cannot get. Yes, cannot get बोला ना, it is true, ये true है। रीजन में क्या बोला है, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी नहीं है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, इसको एक्सप्लेनेशन इसको नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसका सेम इंटेंसिटी ना होने का रीज़न क्या है, वो विड्थ वाला जो पोर्शन है वो छोटा हो रहा है, कंट्रीब्यूशन जो पार्ट है, हाँ, वो छोटा हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। क्या है बोलो, देखो, यस, इंपॉर्टेंट वन, ये पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्या बोला है, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। यस, करेक्ट तो है, ये ट्रू है, एसी बहुत डेंजरस है, किससे, डायरेक्ट करंट से। रीजन क्या है देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ज़्यादा है। यस, एक्चुअली इसका जो फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग 220 वोल्ट एसी पकड़ेंगे तो इसका जो 311 वोल्ट आता है आरएमएस, ठीक है, वी आरएमएस, अगर इसको वी नॉट पकड़ेंगे। वेयर इन केस ऑफ डीसी अगर 220 वोल्ट है डीसी में तो ये
DC में 220 वोल्ट ही रहेगा फिक्स्ड, बट AC में कितना आ रहा है, बढ़ के 311। तो ये बहुत डेंजरस है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो दिस इज करेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है इसका। फ्रीक्वेंसी के कारण AC बहुत डेंजरस हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे 16 क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है, कुछ MCQ वगैरह वगैरह, एंड सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है आफ्टर यू कमेंट। ठीक है, आप लोग को अगर चाहिए तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो इस तरीके का शॉर्ट, हार्डली कितना मिनट हुआ टाइम, 15 मिनट का शॉर्ट MCQ वाला पार्ट हम लोग लेके आएंगे, सो दैट अच्छा मार्क्स आ सके आप लोग का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।